सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज गद्य खंड में पाठ 10। ठीक है, पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो स्वयं प्रकाश जी थे, इनका जो जन्म हुआ सन 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की और एक कंपनी में ये नौकरी करने लगे। अब बच्चों, जो स्वयं प्रकाश जी है, इनका बचपन और जो इन्होंने नौकरी की है वो इन्होंने राजस्थान में ही की है। राजस्थान में ही इनका ज़्यादा समय वहीं पे व्यतीत हुआ और फिलहाल आजकल इन्होंने उसके बाद ठीक है, फिलहाल इन्होंने अपनी इच्छा से वहाँ से नौकरी छोड़ दी, रिटायर हो गए और अब ये भोपाल में रहते हैं। और भोपाल में ही वसुधा एक पत्रिका निकलती है, उससे ये स्वयं प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। अब बच्चों आगे देखो कि 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ठीक है, इनकी 13 कहानियाँ निकल चुकी हैं, लेकिन उनमें से ये कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, इतने इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। अब देखो बच्चों, इनकी जो कहानियाँ हैं, जितने भी इनके उपन्यास या कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उन कहानियों में इन्होंने जो समाज में जो लोगों का शोषण हो रहा है, जिस भी वर्ग का शोषण हो रहा है या जिस भी जाति का, संप्रदाय का, लिंग का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी कहानियों में उसका उल्लेख किया है और इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब देखो बच्चों, जो इनकी कहानी है जिसको हम अब पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। जो ये नेताजी का चश्मा एक कहानी है, ये एक भावप्रेत कहानी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इस कहानी में जो नायक रहता है, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने यह समझाया है कि यदि हमारे मन में श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से देश की सेवा कर सकता है। ठीक है, उसे अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वह क्या कर सकता है, वह तो स्वयं सबके सम्मुख उपस्थित हो जाती है, अगर हमारी क्या है, देशभक्ति की हमारी इच्छा हो। ठीक है, ऐसे ही देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ लोग देश का निर्माण करते हैं। जहाँ लोगों का या जिस देश में लोगों का बच्चों सम्मान नहीं होता या उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस कहानी में बच्चों स्वयं प्रकाश जी ने यही बताना चाहा है। ठीक है, तो चलो अब कहानी पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है नेताजी का चश्मा। ठीक है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के
सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। ठीक है बच्चों, जो हौलदार साहब थे, एक हौलदार साहब थे, और वो क्या करते थे, हर 15 दिन में वो अपनी काम के सिलसिले से, अपने काम के लिए वो कस्बे से, उन्हें एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा बाज़ार था, वहाँ से उन्हें गुजरना पड़ता था। लेकिन जिस कस्बे से वो गुजरते थे वो क्या था, बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था। और उस कस्बे में पक्के मकान बहुत कम थे, गिन चुन कर ही पक्के मकान थे। और अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा बाज़ार था, थोड़ी सी ही दुकानें थी। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। अब उस कस्बे में बच्चों एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। ठीक है, एक सीमेंट का छोटे से कारखाना भी था, 2 क्या थे, सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका भी थी। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। अब बच्चों, उस कस्बे में नगर पालिका थी, तो जहाँ पे नगर पालिका होती है तो वो कुछ ना कुछ अपने कस्बे में या अपने बाज़ार में वो काम करवाती रहती है। तो यहाँ पे भी, इस कस्बे में भी नगर पालिका थी, तो कभी वो सड़क पक्की बनवा देते थे, या कहीं पे पेशाब घर बना दिए, या कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, या कवि सम्मेलन ही करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, नगर पालिका भी क्या थी। ये एक बार क्या हुआ कि इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष ने, किसी ने क्या किया, उन्होंने एक बार यह सोचा कि जो शहर है, जो हमारा छोटा सा कस्बा है, उसके मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर हम क्या करेंगे, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उन्होंने लगवा दी। संगमरमर की उन्होंने एक मूर्ति उस चौराहे पे बनवा दी, सुभाष चंद्र बोस की। देखो बच्चों, जो एक कहानी है ये उसी मूर्ति के बारे में है, और उस मूर्ति के बारे में भी उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, अब आगे है कि स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब बच्चों, आगे क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश जी हैं, कवि हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की, या तो उस पालिका के जिन्होंने भी वो मूर्ति बनवाई है, या तो उन्हें अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी जो लोग मूर्ति बनाते हैं, या तो उन लोगों को मूर्ति कितने की बनेगी, या तो उनको ये लागत कि कितना पैसा इस मूर्ति में लगेगा, यह उनको
इसका अनुमान नहीं रहा होगा, या बजट कम रहा होगा, या फिर समय बहुत कम रहा होगा, या फिर चिट्ठी पत्री में मतलब इधर उधर सबको पूछने में ही समय बर्बाद हुआ होगा, या फिर बोर्ड की शासनावधि मतलब जो वहाँ पे जो थे नगर पालिका थी या उसका जो शासनकाल था वो समाप्त होने वाला रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, जब कुछ ना कुछ कवि कह रहे हैं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय कलाकार को ही यह काम दिया। और अंत में उन्होंने क्या किया, जब उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई भी कलाकार मूर्तिकार नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि कस्बे का ही जो ये हाई स्कूल जो वहाँ पे स्कूल था, वहाँ के जो अध्यापक थे, ड्राइंग मास्टर थे, कि कवि कह रहे हैं नाम तो पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी था, तो उनको ही यह काम सौंप दिया गया होगा मूर्ति बनाने का। और उन्होंने भी क्या किया, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं क्या करूँगा, इस मूर्ति को महीने भर में ही बना डालूँगा। अब आगे है कि जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। अब देखो बच्चों, 1 महीने बाद क्या हुआ, उस अध्यापक ने वो मूर्ति 1 महीने में बनाकर तैयार कर दी। ठीक है। अब देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि जो मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी थी। अब टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ठीक है, नाक थी, जिसे कहते हैं अच्छी, बहुत अच्छी वो लग रही थी, बहुत सुंदर नेताजी लग रहे थे, और कुछ कुछ मासूम लग रहे थे। ठीक है। और फौजी, उनकी जो कपड़े उन्होंने बताए फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। देखो बच्चों, उस मूर्ति को देखकर ही कवि कह रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि मूर्ति को देखकर सीधा हमें क्या लगता था, ऐसा लगता था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नारे हमें याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इसलिए अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा प्रयास था कि नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहाँ पे मुख्य चौराहे पर लगा दी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब वो कवि कह रहे हैं कि मूर्ति अच्छी थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी मूर्ति बनी थी, लेकिन केवल एक चीज़ की कमी खटकती थी। वो क्या थी कि नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं बनाया गया था, नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था लेकिन नकली चश्मा लगाया था वहाँ पे, लेकिन वो संगमरमर का चश्मा नहीं था। मतलब वो वहीं उसी मूर्ति पे संगमरमर का चश्मा नहीं बनाया गया था, ऊपर से लगाया गया था। ठीक है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक है। अब मूर्ति पे चश्मा नहीं था तो उस पर कैसा चश्मा लगा था, एक सामान्य जैसा सचमुच का चश्मा होता है, उसका एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हौलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। देखो बच्चों, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि हौलदार साहब को हर 15 दिन में उस कस्बे से कंपनी के काम से इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हौलदार साहब इस कस्बे से एक दिन गुजरे तो उन्होंने देखा कि, और वो कस्बे पे जब रुके तो वो वहाँ पे पान खाने रुके, वहाँ पे एक पान की दुकान थी चौराहे पे, तो हौलदार साहब वहाँ पे पान खाने रुके तो उन्होंने देखा कि
जो चौराहा है वहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। ठीक है, और उनके चेहरे पे क्या है, मुस्कान फैल गई। वो बहुत खुश हो गए कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। तो उन्होंने और सोचने लगे कि यह आइडिया भी ठीक ही है। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति पर चश्मा कैसा है, रियल चश्मे का फ्रेम लगा है। ठीक है, तो वो भी सोच रहे हैं कि यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा क्या है, रियल का है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, जब हौला साहब ने मूर्ति देख ली, उसके बाद फिर वो पान भी खा लिया। उसके बाद वो अपनी जीप में बैठे और कस्बे को छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन वो फिर भी उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। और अंत में उन्होंने यही सोचा कि कुल मिलाकर जो कस्बे के लोग हैं उनका यह प्रयास भी बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देश भक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब वो कवि कह रहे हैं या वो कह रहे हैं हौलदार साहब कि महत्व उस मूर्ति के रंग का नहीं है, उस मूर्ति के कद का नहीं है कि कैसे रंग की बनाई है, कितनी बड़ी बनाई है। महत्व तो उस चीज़ का है कि देशभक्ति की भावना का है, कि लोगों के अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है। वरना आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, देशभक्ति का भी मजाक बना रहे हैं। ठीक है, वो भी मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब देखो बच्चों, जब हौलदार साहब ने पहली बार देखा तो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा था। ठीक है, रियल फ्रेम का चश्मे का फ्रेम था। लेकिन अब दूसरी बार जब हौलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटी फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। तो उन्होंने देखा, जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि चश्मा, हौलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पे चश्मा दूसरा है। पहले मोटी फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब की बार कैसा था, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हौलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। देखो बच्चों, हौलदार साहब और खुश हो गए। वो उनके मन में ये होने लगा कि लोगों के अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है, कि वो सोचने लगे कि ये भी अच्छा आइडिया है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हौलदार साहब जब तीसरी बार कस्बे से आए तो उन्होंने देखा कि अब की बार फिर नया चश्मा है। हौलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर थूकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है। अब हौलदार साहब जब भी 15 दिन में वहाँ से उस कस्बे से गुजरते, उस चौराहे से गुजरते, तो उनको एक आदत सी पड़ गई कि हर बार कस्बे में क्या करना, जब भी वहाँ से गुजरते थे तो चौराहे पर रुकना और वहाँ पे एक पान की दुकान थी, वहाँ पे पान खाना और फिर मूर्ति को ध्यान से देखना कि कहीं मूर्ति ने फिर नया अगला चश्मा तो नहीं बदला है। जब एक एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पानवाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। देखो बच्चों, जब हौलदार साहब को ये लगा कि मूर्ति हर बार चश्मा बदल रही है तो एक दिन उन्होंने पान खाते खाते ही, जहाँ पे वो पान खा रहे थे, पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है कि जो नेताजी की मूर्ति है तो नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है।
ठीक है, पान वाले से हौलदार साहब ने पूछा। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ठीक है, अब जब हौलदार साहब ने बच्चों पान वाले से पूछा तो पान वाला खुद ही मुंह में पान खा रहा था, मुंह में उसका पान ठुसा हुआ था। और जो पान वाला था वो एक काला, मोटा और एक खुशमिजाज आदमी था। हौलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। ठीक है, क्योंकि मुंह से तो वो हंस नहीं सकता था, क्योंकि मुंह के अंदर उसका पान रखा हुआ था। तो आंखों ही आंखों में वो हंसा। उसकी तोन थिरकी, और उसकी तोन क्या है, थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, अब पान वाले ने क्या किया, वो पीछे घुमा दुकान दे और वहाँ नीचे उसने पान थूका और अपनी जो उसकी पान खा करके उसके जो दांत थे वो लाल काले हो रहे थे, वो उसने अपने दांत दिखाते हुए हवलदार साहब से कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, कि जो नेताजी की मूर्ति पे जो चश्मा बदलता है वो कौन है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, तो हवलदार साहब ने पूछा क्या करता है। हवलदार साहब को समझ नहीं पाए, तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब पान वाले ने बच्चों हवलदार साहब को समझाया कि चश्मा की जो कैप्टन है वो क्या करता है, चश्मा बदल देता है मूर्ति का। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब देखो बच्चों, हवलदार साहब फिर भी नहीं समझे कि क्यों बदल देता है वो मूर्ति से चश्मा। अब पान वाले समझाता है हवलदार साहब को कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब बच्चों, पान वाला हवलदार साहब को समझा रहा है कि अगर जैसे कैप्टन चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आ गया, ठीक है, और उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन उसी समय कहाँ से लाएगा। तो क्या करता है कैप्टन, उसे जो मूर्ति पे जो चश्मा लगा है वो वाला चश्मा बेच देता है और फिर मूर्ति पे अगला दूसरा चश्मा लगा देता है। तो इस तरह से वो चश्मा बदलता रहता है। पान वाले ने हवलदार साहब को ये वाली बात समझाई। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ठीक है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि हवलदार साहब को अब बात समझ में आ जाती है, जो पान वाले ने बताया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। और कैप्टन को क्या करता है, कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब बल्कि उसे दर्द भी देती है, कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को, ऐसा लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे की असुविधा हो रही हो, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। तो इसलिए कैप्टन क्या करता है, अपनी छोटी सी दुकान में जो गिने चुने जो चश्मे के फ्रेम रखे रहते हैं, उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम का चश्मा चाहिए जो मूर्ति पे लगा है, तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब वो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन उस मूर्ति से या नेताजी से, संभवतः ऐसा लगता है कि वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए
उस चश्मे को उनकी आंखों से निकालता है और ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है और बाद में वो क्या करता है, नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो हौलदार साहब कह रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब देखो बच्चों, हवलदार साहब को अभी भी बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने फिर पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। देखो, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठोसा हुआ था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखो बच्चों, जब हवलदार साहब ने फिर पान वाले से एक बात पूछी कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला फिर उस समय मुंह में पान ठुसा हुआ था, पान खा रहा था। अब दोपहर का समय था, तो दुकान पे भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। ठीक है। फिर पान वाले ने क्या किया, फिर वो आँखों ही आँखों में हंसा और उसकी तोन थिरकी और फिर उसने कत्थे की डंडी फेंकी। पीछे मुड़कर उसने क्या किया, जो उसके मुंह में पान का पीक था उसने नीचे थूका और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि मास्टर बनाना भूल गया। अब देखो आगे क्या होता है कि पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाले। अब देखो बच्चों, पान वाले को तो मज़ा आ रहा था, उसके लिए तो ये मज़े की बात थी, लेकिन तो हवलदार साहब थे, उनके लिए एक चकित और दुखी करने वाली बात थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब देखो, वो ठीक ही, हवलदार साहब ने भी ठीक ही सोचा कि जिसने भी मूर्ति बनाई, जिस भी अध्यापक ने मूर्ति बनाई, तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। ओह, ठीक है। अब देखो बच्चों, हवलदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि बेचारे अध्यापक ने क्या किया, महीने भर में मूर्ति बनाकर पूरे काम करने का उसने वादा कर दिया होगा और बना भी दी होगी महीने भर में, लेकिन पत्थर का चश्मा कैसे बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए या कांच वाला, यह वो तय नहीं कर पाया होगा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा किस प्रकार का बनाया जाए, या फिर उसने चश्मे बनाने की कोशिश की होगी और क्या वो असफल उससे बन नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते या वो चश्मा बना ही रहा होगा और कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा उसका टूट गया होगा, या फिर उसने क्या किया होगा, संगमरमर का अलग से चश्मा बनाया होगा और फिट कर दिया होगा और वह चश्मा मूर्ति से निकलकर टूट गया होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा,
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि हौलदार साहब को यह सब कुछ जो भी वो सोच रहे थे बड़ा विचित्र लग रहा था, कौतुक भरा लग रहा था। और इन्हीं ख्यालों में, उसी मूर्ति के ख्यालों में खोए खोए उन्होंने पान वाले को पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष और नतमस्तक हुए। मूर्ति की तरफ वो झुके, झुक करके जैसे ही वो जीप की तरफ, जो अपनी जीप की तरफ, जीप में अंदर बैठने चले, लेकिन अचानक से और रुके और पीछे मुड़े हवलदार साहब। और फिर उन्होंने पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है कि पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हौलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। देखो बच्चों, आगे क्या हुआ कि जो पान वाला था वो पान खा ही रहा था और वो पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से, जैसे वो पान खा ही रहा था, उसका हाथ 1.5 इंच दूर था मुंह से। तो उसने ध्यान, हवलदार साहब को उसने ध्यान से देखा और फिर अपनी वही लाल काले बत्तीसी, लाल काले दांत दिखाए और फिर वह मुस्कुराकर बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। वो देखो सामने, वो आ रहा है, उसी से, उसी लंगड़े से आप बात कर लो, हो सके तो उसकी फ़ोटो वोटो कहीं छपवा दो। अब बच्चों, आगे क्या होता है कि हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब देखो बच्चों, जब पान वाले ने हवलदार साहब से उस उस कैप्टन का, उसके इतना मजाक उड़ाया, तो हवलदार साहब को, जो पान वाले ने एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया, जो आदमी उस मूर्ति पे चश्मे लगाता था, उसका इतना मजाक उड़ाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। और जब हवलदार साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हवलदार साहब ने पीछे मुड़े और वो देख करके दंग रह गए। जब उन्होंने सामने देखा कि ये बेहद क्या था, एक बहुत कमज़ोर मरियल सा एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी था और उसने सिर पर, जैसे गांधी जी टोपी पहनते थे वैसे उन्होंने गांधी टोपी पहनी और आँखों पर उसने काला चश्मा लगाया था और एक हाथ में उसकी छोटी सी क्या थी, संदूक टाइप की थी, छोटी सी संदूकची, और दूसरे हाथ में उसने एक बांस का डंडा किया था और उस डंडे पे बहुत से चश्मे टंगे हुए थे और उन चश्मों को लिए वो अभी अभी क्या किया उसने, एक गली से वो निकला ही था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस, और एक बंद दुकान के सामने उसने अपने बांस का डंडा टिकाया और वहाँ पे खड़ा हो गया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब जब हवलदार साहब ने उसे देखा तो उन्होंने देखा कि ये बेचारा क्या इतना कमज़ोर है और ये दुकान भी नहीं है इसकी, ये फेरी ही लगाता है। अब हवलदार साहब उसके चक्कर में पड़ गए कि ये बेचारा एक देशभक्त और इसके लंगड़ा भी है और ये इतनी मेहनत कर रहा है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब देखो, हवलदार साहब फिर पान वाले से एक बार फिर पूछना चाहते थे कि इस चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं,
क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब देखो, हौलदार साहब को तो बात पूछनी थी, लेकिन जो पान वाला था बच्चों, उसने पहले ही हौलदार साहब को साफ साफ बता दिया था कि वो अब इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अब देखो, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ठीक है, अब जो हौलदार साहब की जो गाड़ी का ड्राइवर था, वो भी जाने को, ठीक है, काम था। हौलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जो हौलदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, और हौलदार साहब को काम भी बहुत था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पान वाले से कुछ नहीं पूछा और अपने जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है। जो हौलदार साहब थे, वो 2 साल तक लगातार अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से वो गुजरते और उस चौराहे से गुजरते और वहाँ पे नेताजी की मूर्ति को देखते रहते कि कभी नेताजी की मूर्ति पे गोल चश्मा होता, कभी चकोर होता, कभी लाल होता, कभी काला, कभी जो धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा मूर्ति पे ज़रूर होता था। ठीक है, उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब बच्चों, आगे क्या होता है। हौलदार साहब जब 2 साल से लगातार उस कस्बे से गुजरते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि हौलदार साहब ने देखा, एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी और कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। और जब वो चौराहे पे उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है और पान की दुकान भी बंद है और चौराहे के पास आसपास की जितनी दुकानें थीं सब दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। अब देखो बच्चों, एक दिन उन्होंने देखा हवलदार साहब ने कि मूर्ति पे चश्मा नहीं है, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा। अब एक बार उन्होंने बहुत दिनों बाद जब मूर्ति पे चश्मा उनको नहीं दिखाई दिया, तो हवलदार साहब ने क्या किया, अपने काम के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने चौराहे पे अपनी जीप रोकी, पान खाया पान की दुकान में, और धीरे से उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ठीक है, तो पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, आज क्या बात है जो तुम्हारे नेताजी हैं उनकी आंखों पे चश्मा नहीं है? अब देखो बच्चों, पान वाला क्या था, उदास हो गया, उसे बहुत दुख हुआ और उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर उसने अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। ठीक है, जो कैप्टन था, जो लंगड़ा था, जो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगाता था, वो मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब अब, और पान वाले से और कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाए, जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब हवलदार साहब ने और पान वाले से और कुछ नहीं पूछा। कुछ पलों चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने पान के पैसे चुकाए और फिर वो अपनी जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखो बच्चों, आगे क्या होता है। जो हवलदार साहब था, उनको उनको भी बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे
कि क्या होगा इस उस कौम का या उन लोगों का जो अपने देश के खातिर, अपने देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ देने वालों पर भी हंसती है। ठीक है, जो ऐसे देशभक्त लोग रहते हैं उन लोगों का क्या हो सकता है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अब हवलदार साहब को भी बच्चों बहुत दुख हुआ। फिर वो 15 दिन बाद उसी कस्बे से वो गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि ठीक कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। ठीक है, जब वो 15 दिन बाद फिर आए तो नेताजी ये सोचने लगे कि कस्बे की मूर्ति तो होगी, लेकिन उस मूर्ति की प्रतिमा अवश्य ही वहाँ पे होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और जो कैप्टन था जो चश्मा लगाता था वो भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब देखो बच्चों, जब कैप्टन मर गया, मूर्ति पे चश्मा नहीं रहता था, तो अब हवलदार साहब भी सोचने लगे कि मूर्ति तो वहाँ पे उस चौराहे पे होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पे चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और जो कैप्टन था जो मूर्ति पे चश्मा लगाता था वो भी मर गया। तो उन्होंने सोचा कि आज वो उस वहाँ पे नहीं रुकेंगे, चौराहे पे नहीं रुकेंगे, पान भी वो नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ वो देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और उन्होंने पहले ही ड्राइवर से कह दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान भी हम लोग आगे ही खा लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। देखो बच्चों आगे क्या हुआ। अब देखो हवलदार साहब को तो रोज़ की आदत, बहुत सालों से आदत पड़ी हुई थी कि चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को देखना। अब देखो जब वो उस दिन उन्होंने पहले ही ड्राइवर को कह दिया था कि चौराहे पे नहीं रुकना है, पान भी नहीं खाना है, ठीक है, कहीं आगे खा लेंगे। तो लेकिन हवलदार साहब को आदत थी। तो जैसे ही जीप अगले दिन चौराहे पे आई तो उनकी फिर जो आंखें थी, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की आदत होती है तो हम उस काम को रोज़ बार बार करते हैं। तो वही हवलदार साहब को आदत थी, तो उन्होंने जैसे ही चौराहे पे गाड़ी आई, जो उनकी जीप आई, तो उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और कुछ ऐसा देखा कि वो ज़ोर से चिल्लाए कि रोको। ठीक है, तो जीप, जो उनकी जीप थी वो बहुत स्पीड में थी, तो ड्राइवर ने क्या किया, ज़ोर से ब्रेक मारे और जो लोग वहाँ पे रास्ते में अगल बगल चल रहे थे वो सब देखने लगे। और हवलदार साहब ने जीप से जल्दी से जीप से उतरे और तेज़ तेज़ कदमों से वो मूर्ति की तरफ गए और उसके मूर्ति के ठीक सामने जाके अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देखो बच्चों, जब वो मूर्ति के सामने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत दिनों बाद, जब मूर्ति पे चश्मा नहीं था, कि बहुत दिनों बाद मूर्ति पर एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे छोटे बच्चे बना लेते हैं। ठीक है, तो हवलदार साहब ने जब ये देखा तो वो भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो बच्चों, हवलदार साहब की आंखों पे आंसू क्यों आए? इसलिए आए कि वो सोच रहे हैं कि इस देश में देशभक्तों की कोई भी कमी नहीं है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पे
खत्म हो जाता है।